हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पे। आज मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर आई हूँ घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन 2024 में भारतीय इतिहास को, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश को पढ़ लिया था और इसमें हम लोग आधा क्वेश्चन कंप्लीट भी कर लिया था और आधा बचा हुआ था, जो आज हम लोग पार्ट 3 के रूप में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 16 नंबर से। और 16वां नंबर प्रश्न है हमारा कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। वो किस देश के शासक थे, किस देश के यात्री थे, तो मूर के निवासी थे। व्याख्या है कि इब्न बतूता 1333 से 1347 ईस्वी मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल, जिसका शासनकाल था 1325 से 1351 में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का भी काजी नियुक्त किया था। 17वां प्रश्न है कि मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो वो किस देश के निवासी थे, मोरक्को निवासी थे। आगे प्रश्न है 18 नंबर की इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। 19वां प्रश्न है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया। तो किसने दिया था, इब्न बतूता ने। इसका व्याख्या है कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा विवरण द्वारा प्राप्त होता है। यह मोरक्को के तांजीर प्रदेश का निवासी था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया। किताब उल रहला उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, किताब उल रहला है। 20वां नंबर प्रश्न है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, इसे दफन कहाँ किया गया था, तो नालंदा में किया था। यह कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था, यूसुफ शाह चक। व्याख्या है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। निर्वासन के दौरान यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में बिहार में हुई, जिसे नालंदा में दफना दिया गया। 21वां प्रश्न है हमारा, दिल्ली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। यह विद्वान और शिक्षित दोनों थे और ये भारत के कई त्योहारों में इन्होंने भाग लिया। और इसका व्याख्या है कि दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार मुख्यतः होली में भाग लेता था। आगे प्रश्न है 22 नंबर की दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा कि राजा को उसके प्रजा से मुक्ति मिली, उन्हें राजा से। तो ये किसके बारे में था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में था। किसने कहा था, तो एक इतिहासकार ने कहा था। व्याख्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ गया तथा ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूं ने लिखा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। तो ये किसका कथन था, तो बदायूं का कथन था। किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को उसकी अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिला। तो किसने कहा था, किसके बारे में कहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बारे में कहा था। ये अभी हम लोगों ने व्याख्या में देखा पीछे के प्रश्नों में।
और 24 नंबर आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? किसने दिलवाया? तो अलाउद्दीन ने दिलवाया, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिलाया, फिरोज तुगलक ने दिलाया, या शेरशाह सूरी ने दिलाया? तो किसने दिलाया था? ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। व्याख्या है कि फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपहार के कार्य के नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, जिसको रोजगार दफ्तर कहते हैं, खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी, जिसे बेरोजगारी की कहते हैं, की समस्या को हल करने का प्रयास किया। 25 नंबर प्रश्न है कि बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। 26वां नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया, वह था? तो फिरोज शाह तुगलक था। इसके बारे में दिया गया है कि फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। आगे प्रश्न है 27 नंबर की निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किसके दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। व्याख्या है कि फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का भी गठन किया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो गया। 28 नंबर है कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। दूसरा ऑप्शन बी है, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। और ऑप्शन सी है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। और डी है ऑप्शन की फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कि फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, जिसे हम दीवान ए बंदगान कहते हैं। व्याख्या है कि मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग जिसका नाम था दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवान ए अर्ज का अध्यक्ष यानी सेना मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? इमाद उल मुल्क को बनाया गया, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी ना हो। बलबन की सेना की अच्छी व्यवस्था का बहुत अधिक श्रेय इमाद उल मुल्क को दिया जाता है। और दूसरे नंबर ऑप्शन का है व्याख्या कि घोड़े को दागने की प्रथा बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन ने शुरू किया था। और ऑप्शन नंबर सी का व्याख्या है कि मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासनकाल था 1351 से 1388 तक, गद्दी पर बैठा। और चौथा नंबर ऑप्शन का व्याख्या है कि फिरोज तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग जिसे दीवान ए बंदगान की स्थापना की। फिरोज दासों का बहुत शौकीन था, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। 29वां नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। लोक निर्माण विभाग काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी।
कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का एक नया आजादपुर तथा पांडुओं का नया नाम फिरोजाबाद रखा। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी शाहना था। प्रत्येक भवन की योजना उसके व्यय अनुमान के साथ ही दीवान ए विराजत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जाता था। और तीसवां आगे प्रश्न है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों में सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हुआ था, तो कौन था? इल्तुतमिश शाह या फिर गयासुद्दीन था या फिरोज शाह तुगलक था या सिकंदर लोदी था? तो इसका आंसर सही हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ये भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में दिया गया है कि फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक-ए-सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नगरों का पानी में प्रयोग लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। आगे प्रश्न है 31 नंबर की, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया? तो ये अभी जस्ट ऊपर यही क्वेश्चन था और उसी का हम लोगों ने व्याख्या को देखा, तो और फिर वही 31 नंबर में डाल दिया गया है कि सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। 32 नंबर है कि हक-ए-सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। 33 नंबर है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो किसने लगाया था? ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। व्याख्या है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया लगाया गया था उल्लेखनीय है। उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज ने इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी तथा अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था। आगे 34 नंबर की, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। व्याख्या है कि फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए तथा उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय भी किए थे। 35वां प्रश्न है कि टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ लेक दिल्ली कौन लाया? किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अशोक के 2 स्तंभ हैं दिल्ली और टोपरा, जो टोपरा और मेरठ जो अशोक का स्तंभ है, ये दिल्ली किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसका व्याख्या है कि फिरोज शाह तुगलक की विशिष्टता यह थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने एवं उन्हें पुनर्निर्मित कराने पर बहुत ध्यान दिया। उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया। उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, अब लंबा जिले में है, से दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया। और 36वां प्रश्न है आगे की, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया? तो किसने लाया? फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सा अभिलेख था? टोपरा और
दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे की विचारों की समझ बेहतर हो सके? तो ये किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली की अनुवाद विभाग की स्थापना इन्होंने इसलिए की थी कि दोनों संप्रदाय यानी हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचार की समझ बेहतर हो सके। इसके लिए इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। आगे 38 नंबर अभी इसका व्याख्या है कि दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी जिससे उससे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। 38 नंबर प्रश्न है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। व्याख्या है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसमें कुशल हकीम भी रखे थे। 39 नंबर है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल सफ़ा क्या था? तो क्या था? ऑप्शन नंबर बी, एक खैराती अस्पताल था। तो इसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक था, बी गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय था, नसरुद्दीन महमूद था, नुसरत शाह था। तो कौन था तुगलक वंश का अंतिम शासक? ऑप्शन नंबर सी नसरुद्दीन महमूद था। नसरुद्दीन महमूद जिसका शासनकाल था 1394 से 1412 ईस्वी तक, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नसरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश दो भागों में विभाजित हो गया और दोनों शासकों में एक ही साथ दिल्ली के छोटे छोटे राज्य पर शासन किया। नसरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया था? 1398 ईस्वी में। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक हुई। 41वां है कि तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण इन्होंने किया था। इसका आंसर नहीं दिया गया है चूँकि हम लोगों ने अभी पढ़ा ऊपर। इसका व्याख्या है कि भारत पर तैमूर का आक्रमण वस्तुतः तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद जिसका शासनकाल था 1394 से 1412 ईस्वी के काल में 1398 में हुआ था। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्यों को तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था। उनमें से एक था काफिरों से युद्ध तथा उनका विनाश तथा दूसरा धन प्राप्ति था। जनवरी 1399 में तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होता हुआ वापस लौटा। जाने से पहले उसने खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। उपयुक्त समस्त प्रश्नगत विकल्प गलत है, यानी कि इसमें विकल्प गलत है जिसके कारण इसमें आंसर नहीं दिया गया है। चूँकि हम लोगों ने व्याख्या को देखा, हम लोग को समझ आ गया कि तैमूरों ने किसके समय में आक्रमण किया था। तो किसके समय में आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद के समय में आक्रमण किया था। 42 नंबर प्रश्न है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। 43 नंबर प्रश्न है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ऑप्शन है हमारे पास बी कि सैयद वंश का स्थापना हुआ। व्याख्या है तैमूर के आक्रमण 1398 ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों ही नष्ट कर दिए।
1412 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव रखी। तो सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खां ने। कब? 1414 ईस्वी में। 10वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से उनके कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो पहला है रुकनुद्दीन, दूसरा है मुबारक खान, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक, चौथा है आलम शाह। और नीचे दिया गया है कि नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कि पहले 2 1 4 2 1 4 3, दूसरा है 1 2 4 3, तीसरा है 1 2 3 4 और चौथा है 2 1 3 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। यानी कि रुकनुद्दीन भारत सबसे पहले रुकनुद्दीन आया, फिर मुबारक खां आया, फिर फिरोज शाह तुगलक आया, सबसे बाद में सबसे अंतिम आलम शाह आया। इसका व्याख्या है कि रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी में आया, मुबारक खां 1316 से 1320, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक भारत में शासन किया। आलम शाह ने 1445 से 1451 तक इन्होंने भारत पर शासन किया। और दिया गया है कि रुकनुद्दीन 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना था, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। मुबारक खां 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। सैयद वंशी शासक आलम शाह, इसका शासनकाल था 1445 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। तो आज हमारा तुगलक वंश समाप्त हो गया। अब आता है हमारा लोधी वंश, जो हम लोग कल के वीडियो में स्टार्ट करेंगे। लोधी वंश को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लोधी वंश को लेकर। थैंक यू।